सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार समाप्त करके डीपीएसपी पढ़ा रहे थे, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को आर्टिकल 36 पढ़ा दिया था, जो बताया था कि आर्टिकल 36 जो है राज्य का परिभाषा है, राज्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 37 है न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद्य नहीं है। मतलब आपको जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ भी आपके साथ हो जाए, ये न्यायालय आपका ये सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन आप मौलिक अधिकार में एक आम नागरिक को भी वो सुनवाई देता है। तो इसी प्रकार आर्टिकल मैंने 36 बढ़ा दिया था, राज्य के बारे में परिभाषा। आर्टिकल 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद नहीं है, वो बताया था। आज आर्टिकल हम लोग 38 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आर्टिकल 38 पढ़ेंगे। एक बात आपको बता दें कि शाम के टाइम मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा और मॉर्निंग में हमारा इतिहास रहेगा, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो आज हम लोग शाम के टाइम है, तो इसलिए इतिहास क्या बोलते हैं कि पॉलिटी पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति। क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति कहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो राज्य है लोक कल्याण के बारे में बताता है, अभिवृत्ति के बारे में बताता है, जिसका लोक कल्याण क्या है। तो आपको बता दें कि जो आज़ादी देता है, क्या क्या आज़ादी देता है, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब आपको बताते हैं। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये 3 प्रकार के न्याय थे। कौन कौन थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था। लेकिन आपको बता दें कि लोक कल्याण जो एक बाबा साहब द्वारा कहा गया था कल्याण के बारे में, तो याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े लोग का मतलब SC ST OBC है ना। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ सामाजिक के बारे में बताता है। ध्यान सुनिएगा कि उनको कुछ छूट दे देता है, तो लोगों के आंखों में धंसता है क्या कि इसको आरक्षण मिलता है। SC ST OBC को 27% आरक्षण मिलता है और SC को 15%, ऐसे करके ऐसे मतलब आरक्षण इनको जब मिलता है तो लोगों को धंसता है, आंखों में गड़ता है, जिसको बोलते हैं। तो वो उसके बारे में बताया गया है। क्यों? ये नहीं उनको पता है कि कितने शोषित हुए हैं, कितने अभी भी उन पर अत्याचार होता है, घोड़ी पर से उतार दिया जाता है, और ऐसे बहुत से तमाम दोस्तों बातें हैं, वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ। तो वो उन लोगों को नहीं दिखता है कि कितना SC ST OBC ये पीछे हैं। अभी भी जनजाति जो हमारे समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे जगहों पर रहते हैं, उनको खाने का नहीं मिलता है, तो उनको आरक्षण दे दिया जाता है, तभी भी लोगों के आंखों में खटकता है। तो वही बोलता है सामाजिक। तो सामाजिक मतलब न्याय मिलना चाहिए, ये कहता है। सामाजिक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये बताता है आरक्षण के बारे में। आर्थिक का मतलब होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि गरीब लोग, आर्थिक का मतलब आपने देखा होगा कि इसी से मतलब निकल जाता है कि आर्थिक उनकी स्थिति कैसी थी, तो लोग बोलते हैं आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी। तो जब आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होती है, तो क्या होता है कि सरकार जो होती है, जो उसके तरफ से, राज्य की तरफ से आपको जो मिलता है, राशन वगैरह मिलता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सस्ते सस्ते चीज़ों में मिल जाता है। 2 रुपये 3 रुपये में, 1 रुपये में राशन मिलता था। तो वो राज्य करता है, इनको सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जिसकी खराब होती है, तो उसको भी सरकार क्या करता है, राज्य सरकार उसको देता है सस्ते दामों में। और इसमें गरीब लोगों को फायदा होता है, लेकिन अमीरों को नहीं होना चाहिए। ये बताता है आर्थिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है? तो राजनीतिक न्याय का मतलब आपको बता दें कि आप भी एक आम नागरिक होकर भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, या कोई भी किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, अपना राजनीतिक में उतर सकते हैं। मोटे शब्दों में यही हुआ कि राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि आप राजनीतिक में उतर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 38 समझ में आया होगा। ज़्यादा तो इसमें नहीं है। यहाँ का दोस्तों लोगों का कहना है कि आर्टिकल 38 हुआ चाहे कोई हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको एक एक हर आर्टिकल ना दोस्तों बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में आर्टिकल 395 लिखा गया, तो उसमें कुछ तो बात होगी ना, तभी तो लिखा गया ना। इसमें हर एक स्थिति रखी गई है, हर बात रखी गई है। आप
क्या करते हो क्या नहीं करते हो सबके बारे में बताया गया है। आप जाइएगा नहीं दोस्तों। आपको बता दें ये आर्टिकल 38 कोई इतना डिटेल में नहीं बताता है, सिर्फ छोटे शब्दों में बताकर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आर्टिकल 38 में कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। न्यायालय कौन कौन से? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्यायालय। तो आपको बता दिए न्याय जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो इतना आर्टिकल 38 समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है दोस्तों? आपको बता दें कि आर्टिकल जो 39 है ना, इसमें लोग क्या करते हैं कि छोटी सी बातें बताकर और खिसक लेते हैं। कौन सी बातें बताते हैं? ऐसे बोलते हैं, देखिए, पुरुष स्त्रियों दोनों को समान, क्या समान कार्य के लिए, ऐसे बोलते हैं पुरुष और स्त्रियों के लिए, जो पुरुष और स्त्री होते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये बताकर चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आर्टिकल 39 जो है इसमें 6 प्रकार के बताए गए हैं। देखिए कौन सा? क है, ख है, ग है, घ है, ड़ है और च है। तो ये 6 प्रकार के हैं। लोग क्या करते हैं, एक बता देते हैं आर्टिकल 39 में क्या है, समान कार्य के लिए पुरुष हो या स्त्री हो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखिए आर्टिकल 39 ये तो जो बताते हैं ना, ये आर्टिकल 39 घ में है। किस में है? आर्टिकल 39 घ में है। लेकिन आर्टिकल 39 क में क्या आएगा? जैसे कि यूपीएससी पूछ देती है, आईएएस वगैरह में पूछ देता है, आर्टिकल 39 में पूछ देता है। लोग जान ही नहीं पाते हैं कि आर्टिकल 39 में कितनी बातें बताई गई है। तो आर्टिकल 39 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क में क्या कहता है? पुरुष स्त्री सभी, अभी इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुरुष हो या और स्त्री हो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका, क्या जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है? पुरुष हो या स्त्री हो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का साधन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। साधन के बारे में किसमें बताया है? आर्टिकल 39 क में बताया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लोग इसको एकदम नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। आपको बता दें ये बहुत गहराई वाली बात है। आपको पता है कि मैं कितना सर्च करके ये लाता हूँ, तब जाकर ये पॉइंट मिल पाते हैं। आर्टिकल ख, इसको बहुत पढ़ना पड़ता है दोस्तों। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मिलते बहुत कम है। ध्यान से सुनिएगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रक इस प्रकार बांटा हो या बंटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम के रूप में साधन हो। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 39 ग में क्या है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन, ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक जो आपकी व्यवस्था है, जो आप गरीब हो या कोई भी हो, आपकी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन, जो आपका धन है या उत्पादन है या उत्पादन साधनों का सर्वाधार, क्या सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्री ना हो। क्या ना हो? अहितकारी संकेंद्री या संकेंद्रण ना हो। ये आर्टिकल 39 ग बोलता है। अब आर्टिकल 39 घ में आपको अभी मैंने बता दिया, क्या बताया था? पुरुष स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो या समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो जो